अब पढ़ेंगे इसे आगे। आगे का भाग क्या पढ़ेंगे हम? कम्यूटेशन। हाँ, अब बताओ, यहां तक हमने पढ़ लिया, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो अभी मुझे बता सकते हो। बाद में जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, जब आपका टेस्ट लूंगा, जब आप फिर ऐसे बोलोगे कि सर ये चीज तो मेरे समझ में नहीं आई थी, है ना, तो ऐसे मत करना। कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आ रही है, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो आप मुझे अभी बता सकते हो। चलो ठीक है, हेडिंग डालो कंप्यूटेशन। कम्यूटेशन, कम्यूटेशन, कम्यूटेशन पढ़ेंगे भैया आज। देखते हैं साहब कम्यूटेशन क्या होता है। अरे पीछे जो पढ़ रहे हैं ना, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दिक्कत हो तो बता देना भाई। कम्यूटेशन का मामला क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक लाइन में आपको लिखवा देता हूं, तो लिखो एक लाइन, मेरे साथ के साथ लिखना आप ना, ताकि टाइम नहीं लगे। लिखो, दो कम्यूटेटर सेगमेंट, दो कम्यूटेटर दो कम्यूटेटर सेगमेंट, और ब्रैकेट में लिख लो पत्तियां। दो कम्यूटेटर सेगमेंट यानी पत्तियों से एक कार्बन ब्रश, एक कार्बन ब्रश के द्वारा सेगमेंट से जुड़ी क्वायल, जुड़ी क्वायल क्या होगी भाई? शॉर्ट सर्किट। कम्यूटेशन से देखो क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, पिछले पेपर उठा के देखना, कम्यूटेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। शॉर्ट सर्किट हो जाती है, इसलिए बोलता हूं कि चाहे कम पढ़ा करो, लेकिन रोजाना पढ़ा करो। दो कम्यूटेटर सेगमेंट से एक कार्बन ब्रश के द्वारा सेगमेंट से जुड़ी कॉइल शॉर्ट सर्किट हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? कम्यूटेशन कहते हैं, जिसे कम्यूटेशन कहते हैं। या ऐसे लिखो, आर्मेचर करंट में परिवर्तन होने के कारण होने वाली स्पार्किंग को क्या कहते हैं? कम्यूटेशन कहते हैं। आर्मेचर आर्मेचर करंट में परिवर्तन होने के कारण होने के कारण होने वाली होने वाली है ना, होने वाली स्पार्किंग, स्पार्किंग को कम्यूटेशन कहते हैं, है ना। अब देखो भाई, इसमें मामला क्या होता है, इसको थोड़ा कर देता हूं मैं छोटा। चलिए देखते हैं।
हाँ, आपको भी बताना पड़ेगा भाई, है ना, साथ के साथ बना लो, वरना फिर गलतियां करोगे। ये एक खंड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा। ये फिर पहला, ये फिर दूसरा, ये फिर तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा। ये फिर पहला, ये फिर दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा। और ये है हमारी क्वाइल। चलिए इसमें बनाते हैं। साथ के साथ बना लेना, वरना फिर गलतियां करोगे। हाँ, तीनों अलग अलग है भैया ना, तीन बनाने पड़ेंगे आपको। ये लो, अब इसमें देखो कंडीशन क्या होती है। ये होता है हमारा कार्बन ब्रश। इसमें जो प्रवाहित धारा होगी वो क्या होगी भाई, 2I। इधर से आ रही है, और इधर से ये आ रही है। ठीक है, तो इसमें प्रवाहित धारा क्या होगी, 2I होगी। ये क्या है, ये है कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश है भाई, कार्बन ब्रश। अरे ये लो यार, अब बीच वाले को 2 सेकंड के लिए छोड़ दो, इधर दो पहले। इसमें इसमें ये हो गया हमारा कार्बन ब्रश। इसमें जो प्रवाहित धारा होगी वो भी क्या होगी, 2I होगी। इधर से आ रही है, इधर से, और इधर से। अब बीच वाले को देखो भाई, और यहीं से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसमें मामला यह है कि कार्बन ब्रश एक खंड को छोड़ के दूसरे खंड को अगर स्पर्श करता है, तो इसका पूरा मामला यह है कि जब एक ब्रश दो कम्यूटेटर सेगमेंटों को स्पर्श करता है, तो उन सेगमेंटों से जुड़ी क्वाइल क्या होती है, शॉर्ट सर्किट होती है। तो इसका मामला क्या है, यहां पे लिख लो। जब एक ब्रश, जब एक ब्रश दो कम्यूटेटर सेगमेंटों को सेगमेंटों को स्पर्श करता है, स्पर्श करता है, थोड़ा छोटा कर दूं, दिख रहा होगा, स्पर्श करता है, तो उन सेगमेंटों से, तो उन सेगमेंटों से जुड़ी क्वाइल क्या होती है, शॉर्ट सर्किट होती है।
शॉर्ट सर्किट होती है। ध्यान रखना भाई, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक बार वापस देखो शुरू से, कम्यूटेशन किसे कहते हैं। तो पहली लाइन देखो यहां पे, जब दो कम्यूटेटर सेगमेंट से एक कार्बन ब्रश के द्वारा सेगमेंट से जुड़ी कॉइल शॉर्ट सर्किट हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, कम्यूटेशन कहते हैं। या आर्मेचर करंट में परिवर्तन होने के कारण होने वाली स्पार्किंग को क्या कहते हैं, कम्यूटेशन कहते हैं। अब आपको पता चला कि स्पार्किंग क्यों होती है, ठीक है, क्यों होती है। जब एक कार्बन ब्रश दो कम्यूटेटर सेगमेंट को स्पर्श करता है ना, तो उन सेगमेंटों से जुड़ी कॉइल में क्या होती है, शॉर्ट सर्किट होती है। तो यह मामला शॉर्ट सर्किट का ये है। इसमें कर लो, ये बना लो। चलो, शॉर्ट सर्किट से पूर्व शॉर्ट सर्किट से पूर्व शॉर्ट सर्किट के दौरान तथा शॉर्ट सर्किट के पश्चात धारा की दिशा में परिवर्तन के कारण स्पार्किंग उत्पन्न होती है। स्पार्किंग उत्पन्न होती है। शॉर्ट सर्किट से पूर्व और शॉर्ट सर्किट के दौरान तथा शॉर्ट सर्किट के पश्चात धारा की दिशा में परिवर्तन के कारण स्पार्किंग उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, कम्यूटेशन कहते हैं। कम्यूटेशन जो होता है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है स्मूथ कम्यूटेशन और दूसरा होता है रफ कम्यूटेशन। तो लिखो कम्यूटेशन कम्यूटेशन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला कौन सा होता है, स्मूथ स्मूथ कम्यूटेशन। और दूसरा कौन सा होता है, रफ कम्यूटेशन। स्मूथ कम्यूटेशन किसे कहते हैं, स्मूथ कम्यूटेशन का मतलब यह होता है जब आर्मेचर क्वाइल में विद्युत धारा प्रवाह की दिशा में परिवर्तन धीरे धीरे होता है, उसे क्या कहते हैं, स्मूथ कम्यूटेशन। जब आर्मेचर क्वाइल में विद्युत धारा का प्रवाह
विद्युत धारा का प्रवाह है की दिशा में परिवर्तन धीरे धीरे होता है, उसे क्या कहते हैं? स्मूथ कम्यूटेशन। रफ कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? अचानक से धारा की दिशा में परिवर्तन के कारण स्पार्किंग अधिक होती है। अचानक से धारा की दिशा में परिवर्तन के कारण स्पार्किंग अधिक होती है। स्पार्किंग अधिक होती है। या फिर एक लाइन और लिख लो इसमें, इस प्रकार के कम्यूटेशन से वर्षों पर स्पार्किंग उत्पन्न होती है। स्पार्किंग उत्पन्न होती है। करो, नोट करो उसको। फिर देखते हैं कि स्पार्किंग का प्रभाव क्या होता है। चलूं? अगला लिखो, स्पार्किंग का प्रभाव। स्पार्किंग का प्रभाव इस स्पार्किंग के प्रभाव से क्या होगा? कार्बन ब्रश की सतह खुरदरी खुरदरी हो जाती है। दूसरा लिखो, टर्मिनल की सोल्डरिंग टर्मिनल की सोल्डरिंग पिघल सकती है। अब इस स्पार्किंग के प्रभाव को कम करने के लिए यहां पे देखेंगे दो प्रकार से। स्पार्किंग प्रभाव को कम करना, और यहां पे देखेंगे हम दो प्रकार से। कितने प्रकार से भाई? दो प्रकार से। पहला तो लिखो इसमें,
उच्च प्रतिरोध के उच्च प्रतिरोध के कार्बन ब्रश द्वारा, दूसरा है इंटरपोल द्वारा, इंटरपोल द्वारा। करो इसको फटाफट नोट, फिर करते हैं नेक्स्ट। चलो ठीक है, अगली हेडिंग डालो इंटरपोल। इंटरपोल, अब देखो इंटरपोल किसे कहते हैं। हमने देखा था मशीन के बारे में, जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि ये क्या होता है, स्टेटर। स्टेटर का भाग क्या कहलाता है, बॉडी। ठीक है, बॉडी के ऊपर ये क्या लगे होते हैं, पोल। ठीक है, पोल के ऊपर क्या करते हैं, वाइंडिंग। ठीक है, अब यहां पे ये जो पोल होते हैं ना, ये जो पोल है, इन पोलों के बीच में ये वाला भाग जो होता है ना, ये वाला, ये होता है इंटरपोल। इसी को बोलते हैं इंटरपोल। ये यहां पे देखो इंटरपोल, हाँ पोलों के बीच होता है, मतलब ये है ना। तो इसमें लिखो डीसी जनरेटर में, हाँ यहीं से लिख लो, डीसी जनरेटर में मुख्य पोलों के बीच छोटे 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 इंटरपोल लगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। अभी हमने देखा इंटरपोल कहां पे लगे होते हैं, तो अभी हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है, डीसी जनरेटर का। तो डीसी जनरेटर के जो मुख्य पोल होते हैं ना, उन पोलों के बीच क्या लगाया जाता है, इंटरपोल। इनकी संख्या मुख्य पोलों के समान होती है। इनकी संख्या क्या होती है भाई, मुख्य पोलों के समान होती है। उदाहरण के हिसाब से मैं आपको एग्जांपल यहां पे बताता हूं। जैसे मान लो मुख्य पोलों की संख्या मान लो, मुख्य पोलों की संख्या मान लो कितनी है हमारे, मुख्य पोलों की संख्या अपने पास में कितनी है, मान लो 2। तो बताइए इंटरपोल की संख्या क्या होगी, 2 ही होगी। इसका मतलब यही है। अब मान लो मुख्य पोल की संख्या मान लो 4 है, तो बताओ इंटरपोल की संख्या क्या होगी, 4 ही होगी। बिल्कुल सही है, हाँ। अरे यहां पे देखो ना, ये इनकी संख्या मुख्य पोलों के समान होती है। मुख्य पोल की संख्या 4 है, तो इंटरपोल भी कितने होंगे, 4 ही होंगे।
मुख्य पोलों की संख्या 2 है तो इंटरपोल भी कितने होंगे? 2 है। यह है फील्ड वाइंडिंग तथा आर्मेचर के श्रेणी क्रम में होती है। इस कारण इंटरपोल के समान धारा बहती है। देखो, अगर आपको पूछे ना कि इंटरपोल का आकार क्या होता है तो आपको बताना है टेपरिंग। हाँ, टेपरिंग बताना आपको। कम्यूटेशन के समान इंटरपोल, कम्यूटेशन के समय इन इंटरपोलों की क्वाइलों में कम्यूटेशन ईएमएफ उत्पन्न हो जाती है जो चिंगारी को रोकती है। लिख लो, कम्यूटेशन के समय इन इंटरपोलों को की क्वाइलों में, है ना, क्वाइलों में कम्यूटेशन ईएमएफ उत्पन्न हो जाती है। उत्पन्न हो जाती है जो चिंगारी को रोकती है, जो चिंगारी को रोकती है। वापस देखो एक बार, इंटरपोल जो है इसका आकार कैसा होता है? टेपरिंग प्रकार का, ठीक है। उसके बाद में डीसी जनरेटर में जो मुख्य पोल होते हैं ना, मुख्य पोलों के बीच छोटे 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 इंटरपोल लगाए जाते हैं, अभी हमने डायग्राम में देख लिया। उसके बाद में दूसरा पॉइंट यह है, इनकी संख्या मुख्य पोलों के समान होती है। इसका मतलब यह हो गया कि मुख्य पोल की संख्या अगर 2 है तो इंटरपोल की संख्या भी कितनी होगी भाई? 2 ही होगी। अगर मुख्य पोल की संख्या कितनी है? 4 है, तो इंटरपोल की संख्या भी कितनी होगी? 4 ही होगी। उसके बाद में है, यह फील्ड वाइंडिंग तथा आर्मेचर के श्रेणी क्रम में होती है और इस कारण इंटरपोल के समान धारा बहती है। उसके बाद में है अगला पॉइंट, कम्यूटेटर के समय इन इंटरपोलों की क्वाइलों में कम्यूटेशन ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है जो चिंगारी को रोकती है। थोड़ा छोटा कर दो इसको ना, एक लाइन वो लिखा दो। इंटरपोल की ध्रुवता वही रखी जाती है जो घूमने की दिशा
जो घूमने की दिशा में, जो घूमने की दिशा में उनसे आगे वाले मुख्य ध्रुवों की होती है। करो भाई। साथ के साथ नोट कर लिया करो भाई। अब ये चीजें ऐसी है, जितना आप इनको पढ़ोगे ना उतने ही आपकी ये चीजें क्लियर होगी। एक बार पढ़ने में, दो बार पढ़ने में ये चीजें क्लियर नहीं होती है। हाँ, क्योंकि एसी मशीनें और डीसी मशीनें दोनों में अगर ये देखें कि दोनों में से हार्ड कौन सी है, डीसी मशीन, क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन अगर आप बार बार पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे, तो सब चीजें समझ में आएगी। चलो भाई, ठीक है, हो गया कंप्यूटेशन का भाग पूरा। इंटरपोल हमने देख लिया। अब पढ़ेंगे हम हानियां, पढ़ेंगे भैया ना, डीसी जनरेटर में हानियां। डीसी जनरेटर में हानियां। पहली हानि लिखो, ताम्र हानि। ताम्र हानि का मतलब क्या हो गया, कॉपर हानि। कॉपर हानि होती है भैया ना। इसमें पहला पॉइंट इसका लिखो, आर्मेचर ताम्र हानि। आर्मेचर कॉपर लॉस। यह हानि आर्मेचर धारा, यह हानि आर्मेचर धारा के वर्ग के तथा आर्मेचर प्रतिरोध, इसका मतलब हो जाएगा आर ए का क्या होगा भाई, गुणनफल। गुणनफल होती है। तो यहां पे आर्मेचर ताम्र हानि बराबर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर ए। दिख रहा ना। इसी में दूसरा पॉइंट लिखो, फील्ड वाइंडिंग ताम्र हानि। फील्ड वाइंडिंग
ताम्र हानि। फील्ड वाइंडिंग कॉपर लॉस। फील्ड वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग ताम्र हानि बराबर आई स्क्वायर गुणा, ये क्या हो जाएगा, शंट फील्ड वाइंडिंग में। यही होगा भाई। तो यहां पे सीरीज वाइंडिंग ताम्र हानि क्या होगी, आई स्क्वायर गुणा में आर ए, इंटरपोल। लो करो नोट, और ये हो जाएगा आई स्क्वायर गुणा इंटरपोल, इंटरपोल प्रतिरोध। करो फटाफट नोट करो। चलो भाई, तीसरी लिखो, ब्रुश संपर्क ब्रुश संपर्क हानि। ब्रुश कांटेक्ट लॉस। यह कॉपर यानी ताम्र हानि में माना जाता है ना। अगली लिखो, लोहा हानि आयरन लॉस, या और क्या क्या, या और क्या कह सकते हो, कोर हानि या चुंबकीय हानि। ठीक है, इसमें लिखो पहली सेथिल्य हानि। सेथिल्य हानि का मतलब क्या होता है, स्ट्रेसिस, स्टेसिस लॉस। यानी सेथिल्य हानि। अर्घ प्रति सेकंड। और दूसरी हो जाएगी
भंवर द्वारा हानि, भंवर धारा हानि। भंवर धारा हानि का मतलब क्या होता है? एडी करंट लॉस। तो इसका हो जाएगा 6 इंटू, ये हो जाएगा 10⁻⁻12 x और b² मैक्सिमम हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर टी स्क्वायर बी वाट। करो भाई नोट, इसको फिर करते हैं नेक्स्ट। चलूं? अब लिखो अगली, मैकेनिकल लॉस यानी यांत्रिक हानि। मैकेनिकल लॉस, इसको और क्या कर सकते हैं? घर्षण हानि। हाँ, घर्षण हानि भी कर सकते हैं इसको। एक नंबर लगा के लिखो, बियरिंग की खराबी से। यांत्रिक हानि यानी जो घर्षण हानि होती है, क्यों होती है? तो पहला पॉइंट क्या है? बियरिंग की खराबी से। दूसरा लिखो, कम्यूटेटर पर रगड़ से। तीसरा लिखो, आर्मेचर के घूमते समय हवा की रोक के कारण। और अगली लिखो, स्ट्रे हानि। स्ट्रे हानि, स्ट्रे हानि जो होती है, यह लोहा हानि प्लस यांत्रिक हानि। यांत्रिक एवं चुंबकीय आधार पर हुई हानियां क्या कहलाती है? स्ट्रे हानियां कहलाती है। ताम्र हानि
व स्ट्रे हानि, ताम्र हानि व स्ट्रे हानि को स्थिर हानि कहते हैं। करो इसको नोट, बस लास्ट पॉइंट और है, बाकी का फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो अगला लिखो, स्थिर हानि और एक हो जाएगी अस्थिर हानि। एक तो है स्थिर हानि और दूसरी है अस्थिर हानि। स्थिर हानि जो होती है ना, वह लोहा हानि प्लस यांत्रिक हानि प्लस संड फील्ड हानि। अस्थिर हानि जो होती है आर्मेचर हानि प्लस सीरीज फील्ड हानि, सीरीज फील्ड हानि। लो भाई करो, नोट करो, और बाकी का करते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ आज इतने पढ़ेंगे भाई, कर लो इसको नोट।